कभी सोचा है कि जब हम टॉर्च में एकदम नई बैटरी डालते हैं तो उसकी रोशनी कितनी तेज होती है, जैसे सब कुछ साफ साफ देखने लगता है। पर कुछ घंटों के इस्तेमाल के बाद वही रोशनी धीरे धीरे पीली पड़कर डिम क्यों होने लगती है? हम सब सोचते हैं कि चलो बैटरी खत्म हो रही है, पर क्या कभी ये सोचा है कि उस बैटरी के अंदर असल में हो क्या रहा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर केमिस्ट्री के बहुत गहरे सिद्धांतों तक जुड़ा हुआ है। और इस क्यू का जवाब हमें मिलता है केमिस्ट्री की एक बेहद जरूरी इक्वेशन से। आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्न्स्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये जानना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि असल दुनिया में बैटरियां, चाहे वो मोबाइल फोन की हों या रिमोट की, वो टेक्स्ट बुक की तरह हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस पर काम नहीं करती। मतलब वो गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं, पुरानी होती हैं। एग्जैक्टली। तो नर्स्ट इक्वेशन ही वो टूल है जो हमें बताता है कि असल में अलग अलग हालात में किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल, या जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं, वो कैसे बदलता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में शुरू करते हैं। अगर किसी को समझाना हो जो केमिस्ट्री से थोड़ा डरता है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन आखिर है क्या? इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन एक तरह का वोल्टेज कैलकुलेटर है। ये हमें बताता है कि जब किसी सेल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन यानी उनकी मात्रा स्टैंडर्ड यानी 1 मोलर नहीं होती, तो उसका सेल पोटेंशियल असल में कितना होगा। एक मिनट, यहां मुझे रोककर एक बात समझने दीजिए। तो आप ये कह रही हैं कि बैटरी पर जो 1.5 वोल्ट्स या 9 वोल्ट्स लिखा होता है, वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो बदल सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो लिखी हुई वैल्यू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी E0 या E0 है। ये एक आइडियल वैल्यू है जो सिर्फ खास लैब कंडीशंस में मिलती है। अच्छा। मतलब जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ठीक 1 मोलर हो। पर जैसे ही आप बैटरी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ये कंडीशंस बदल जाती हैं। अच्छा, तो यहीं पर नर्स्ट इक्वेशन की एंट्री होती है। एग्जैक्टली। सोचिए कि एक नई बैटरी एक पानी की टंकी की तरह है जो ऊपर तक भरी हुई है। जब टंकी पूरी भरी होती है तो नल से निकलने वाले पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। राइट। ये प्रेशर ही हमारा वोल्टेज है। जैसे जैसे टंकी से पानी इस्तेमाल होता जाता है तो पानी का लेवल कम होता है। हाँ, और नल से निकलने वाले पानी का प्रेशर भी घटता जाता है। कमाल का उदाहरण है। तो इस एनालॉजी में पानी का लेवल हो गया केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। और पानी का प्रेशर हो गया बैटरी का वोल्टेज। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ फिर? नर्स्ट इक्वेशन उस प्रेशर गेज की तरह है जो टंकी पर लगा होता है। वो गेज आपको ठीक ठीक बताता है कि टंकी में कितना पानी बचा होने पर नल से कितना प्रेशर मिलेगा। इसी तरह नर्स्ट इक्वेशन हमें बताता है कि बैटरी में कितने केमिकल्स बचे होने पर हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। और अगर हम और गहराई में जाएं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है? ये प्रेशर या धक्का आ कहां से रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। मॉलिक्यूलर लेवल पर एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रॉन्स का जो धक्का या ड्राइविंग फोर्स होता है, वही वोल्टेज है। जब रिएक्टेंट्स यानी रिएक्शन करने वाले केमिकल्स ज्यादा होते हैं तो ये धक्का बहुत मजबूत होता है और हमें हाई वोल्टेज मिलता है। जैसे जैसे बैटरी इस्तेमाल होती है, रिएक्टेंट्स उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स में बदलते जाते हैं। तो धक्का देने वाले कम हो गए? हाँ बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव कमजोर पड़ जाता है और वोल्टेज गिर जाता है। नर्स्ट इक्वेशन इसी मजबूत और कमजोर होते रिश्ते को मैथमेटिकली दिखाता है। समझ गया। तो एग्जाम के लिए अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा देनी हो तो वो क्या होगी? परीक्षा के लिए इसकी एंकर डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। द नर्स्ट इक्वेशन रिलेट्स द सेल पोटेंशियल E to the standard cell potential EO and the concentrations of reactants and products. और यहीं पर वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स अक्सर असल सेल पोटेंशियल यानी E और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी EO को एक ही चीज मान लेते हैं। ये एक बहुत आम गलती है, इसे हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। EO एक थ्योरेटिकल फिक्स्ड वैल्यू है, एक बेंचमार्क की तरह। ठीक है। ये आपको सिर्फ तब मिलेगी जब सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो। लेकिन E यानी एक्चुअल सेल पोटेंशियल एक डायनामिक बदलने वाली वैल्यू है। मतलब ये असल दुनिया का वोल्टेज है। एग्जैक्टली। जो आपके बैटरी के इस्तेमाल के साथ लगातार बदलता रहता है।
E0 के बराबर सिर्फ एक पल के लिए होता है, जब आप बिल्कुल नई बैटरी को स्टैंडर्ड कंडीशंस में लगाते हैं। उसके बाद हमेशा E की वैल्यू नर्न्स्ट इक्वेशन से ही पता चलती है। पानी के टैंक वाली एनालॉजी तो दिमाग में बैठ गई है। इसे सोचने का कोई और तरीका भी है ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाए? हाँ, एक और एनालॉजी है थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर? वो कैसे? सोचिए कि एक नई बैटरी एक थर्मोमीटर की तरह है जो हाई टेम्परेचर दिखा रही है, यानी उसका वोल्टेज ज्यादा है। जैसे जैसे आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर के केमिकल्स की गर्मी कम होती जाती है और उसका वोल्टेज गिरता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे थर्मोमीटर पर टेम्परेचर गिर रहा हो। बिल्कुल। नर्न्स्ट इक्वेशन वही थर्मोमीटर है जो बताता है कि कितनी गर्मी यानी कितने केमिकल बचे होने पर कितना वोल्टेज मिलेगा। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मेरा मतलब है, इस इक्वेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? वॉल्थर नर्न्स्ट ने 1889 में जब ये इक्वेशन दी तो वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? बेहतरीन सवाल। नर्न्स्ट से पहले साइंटिस्ट E0 यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो नाप सकते थे, पर उनके पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल दी जाए तो पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह से लैब में फंसी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। नर्न्स्ट ने इस इक्वेशन के जरिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लैब से निकालकर असल दुनिया में ला दिया। इसके बिना हम ये कभी नहीं बता सकते कि असल में एक बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, वो कितनी देर चलेगी या वो डिस्चार्ज होते हुए कैसे बिहेव करेगी। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो डिवाइस हैं, जैसे डिजिटल पीएच मीटर जो पानी की एसिडिटी नापते हैं, हाँ, या ब्लड ग्लूकोज सेंसर जो डायबिटिक मरीज इस्तेमाल करते हैं, जी, वो सब भी इसी एक इक्वेशन पर काम करते हैं। बिल्कुल। ये सभी डिवाइस असल में क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन में मौजूद किसी खास आयन जैसे H+ आयन या ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से पैदा हुए एक छोटे से वोल्टेज को नापते हैं। ओके। फिर अंदर लगा हुआ छोटा सा कंप्यूटर नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके उस वोल्टेज को पीएच की रीडिंग या ग्लूकोज की रीडिंग में बदल देता है ना कमाल की बात? सच में कमाल है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को दिमाग में और अच्छे से बैठाने के लिए एक मेंटल मूवी बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को अपनी कल्पना में देखते हैं। जरूर, ये सबसे अच्छा तरीका है इसे समझने का। कल्पना कीजिए कि हमारे सामने एक स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है जिसमें एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर वाले बीकर में चमकीले नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, पिक्चर दिमाग में बन रही है। एक वोल्ट मीटर भी लगा है जो दोनों इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। बढ़िया। अब स्नैपशॉट 1, ये एक बिल्कुल नई फ्रेश बैटरी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग गहरा नीला है क्योंकि उसमें Cu2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 1 मोलर। वोल्टमीटर पर क्या रीडिंग दिखेगी? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो वोल्टमीटर पर E डिग्री की वैल्यू यानी 1.1 वोल्ट दिखनी चाहिए। एकदम सही। अब स्नैपशॉट 2, हम इस सेल को 1 घंटा चलने देते हैं। इस दौरान नीले रंग के Cu2+ आयंस कॉपर इलेक्ट्रोड पर सॉलिड कॉपर बनकर जमा हो रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? अगर Cu2+ आयंस इस्तेमाल हो रहे हैं तो सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का पड़ जाएगा। बिल्कुल, सॉल्यूशन अब हल्का नीला हो गया है, मतलब Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। अब नर्न्स्ट इक्वेशन के हिसाब से वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? क्या वो अब भी 1.1 वोल्ट होगी? नहीं, अब नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंस यानी Cu2+ आयंस कम हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का धक्का भी कमजोर पड़ गया होगा। वोल्टेज अब 1.1 वोल्ट से कम हो जाना चाहिए। शानदार। वोल्टमीटर अब 0.95 वोल्ट दिखा रहा है, वोल्टेज गिर गया है। अब आखिरी स्नैपशॉट देखते हैं। स्नैपशॉट 3, 3 घंटे बाद। सॉल्यूशन का रंग लगभग फीका पड़ चुका है, बहुत ही हल्का नीला है क्योंकि ज्यादातर Cu2+ आयंस खत्म हो चुके हैं। अब वोल्टमीटर पर रीडिंग क्या होगी? अब तो ये और भी कम हो जाएगी, शायद 0.80 वोल्ट या उससे भी कम। बैटरी अब लगभग खत्म होने वाली है। आपने पूरी कहानी पकड़ ली। जैसे जैसे सॉल्यूशन का रंग फीका पड़ रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज भी गिर रहा है। ये नर्न्स्ट इक्वेशन को एक्शन में देखने जैसा है। जो चीज़ हमें आंखों से रंग के बदलने के रूप में दिख रही है, वही चीज़ वोल्टमीटर हमें नंबर्स के रूप में दिखा रहा है। ये विजुअलाइजेशन तो बहुत पावरफुल था,
लैब में इसका कोई और मजेदार एक्सपेरिमेंट है जो इस कॉन्सेप्ट को और भी अनोखे तरीके से दिखाता हो? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल? हाँ, इसमें हम कुछ अलग करते हैं। हम दोनों तरफ एक ही धातु के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। मान लीजिए दोनों तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही ले लिए और सोल्यूशन भी दोनों तरफ कॉपर सल्फेट का ही है। एक मिनट, अगर दोनों तरफ सब कुछ सेम है, सेम मेटल सेम सोल्यूशन, तो फिर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। E0 तो 0 होगा और वोल्टमीटर पर 0 दिखना चाहिए, है ना? आपका सोचना बिल्कुल सही है। E0 तो 0 होगा, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। हम एक बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं जो गहरे नीले रंग का होता है, और दूसरे बीकर में बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं जो हल्के नीले रंग का होता है। अच्छा। और हैरानी की बात है कि जैसे ही हम सर्किट पूरा करते हैं, वोल्टमीटर पर वोल्टेज दिखने लगता है। कमाल है। मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के इस फर्क की वजह से वोल्टेज पैदा हो गया। पर क्यों? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति हमेशा संतुलन यानी इक्विलिब्रियम चाहती है। सिस्टम दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करना चाहता है। ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोड से निकलकर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ बहने लगते हैं, ताकि डाइल्यूट साइड पर और आयन बने और कॉन्सेंट्रेटेड साइड पर आयन कम हो। प्रिसाइसली। ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव ही तो करंट है और इसी वजह से वोल्टेज पैदा होता है। तो मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ दो अलग अलग शेड के नीले पानी से बिजली बना सकते हैं। ये तो नर्स्ट इक्वेशन का एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव, मतलब चौंकाने वाला उदाहरण है। बिल्कुल। और अब वापस अपनी टॉर्च वाली बात पर आते हैं। तो अगर हमारी 1.5 वोल्ट्स की बैटरी कुछ देर बाद 1.2 वोल्ट्स दे रही है, तो क्या इसका मतलब है कि वो खराब हो गई है? अब मैं समझ गया। नहीं, वो खराब नहीं हुई है। इसका बस ये मतलब है कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। हाँ। और नॉन्स्ट इक्वेशन के हिसाब से इस बदलाव की वजह से E की वैल्यू E0 से कम हो गई है। बैटरी अभी भी काम कर रही है, पर उसका धक्का या ड्राइविंग फोर्स पहले से कम हो गया है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस टॉपिक से जुड़ी कुछ सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल साफ होनी चाहिए? वो क्लैरिटी लाइंस क्या हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, नर्स्ट इक्वेशन में एक टर्म होता है रिएक्शन कोशेंट, जिसे हम Q से दिखाते हैं। Q, राइट। ये हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बताता है। तो याद रखें कि E0 के बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब Q की वैल्यू 1 हो। और अगर Q की वैल्यू 1 से कम या ज्यादा हो, जो कि ज्यादातर समय होता है, तब क्या होगा? यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है। जब Q 1 होता है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की मात्रा प्रोडक्ट से ज्यादा है। जैसे एक बिल्कुल नई बैटरी में? हाँ, ऐसे में E की वैल्यू E0 से ज्यादा होगी। मतलब सेल का पोटेंशियल अपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल से भी ज्यादा होगा। अच्छा, और जब हमारी टॉर्च की बैटरी डिम हो रही थी, उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में प्रोडक्ट्स की मात्रा रिएक्टेंट से ज्यादा हो गई है, यानी Q 1 हो गया है। और जब भी Q 1 होता है तो E की वैल्यू E डिग्री से कम हो जाती है। इसीलिए हमारी टॉर्च की बैटरी का वोल्टेज गिरता जाता है। और वो पल जब बैटरी पूरी तरह काम करना बंद कर दे, जिसे हम डेड बैटरी कहते हैं, उस वक्त क्या होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब E 0 हो जाता है, मतलब वोल्टमीटर पर रीडिंग 0 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। मतलब कोई नेट धक्का नहीं बचा। सही। इस खास पल में Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो जाती है और नर्स्ट इक्वेशन हमें E डिग्री यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल और K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच एक सीधा रिश्ता भी देता है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अगर आज की सारी बातचीत का सार निकालना हो, तो वो कौन से मुख्य बिंदु होंगे जो हर किसी को याद रखने चाहिए? जरूर, इस पूरी चर्चा को कुछ पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, नर्स्ट इक्वेशन हमें बताता है कि किसी भी सेल का असल वोल्टेज यानी E उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये फिक्स्ड नहीं होता। बिल्कुल सही। E0 फिक्स्ड है, E बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट। दूसरी बात, इसे समझने के लिए पानी की टंकी वाली एनालॉजी याद रखें। टंकी में पानी का लेवल यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, नल से पानी का प्रेशर यानी वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। और जैसे जैसे पानी खत्म होता है, प्रेशर भी गिरता है। राइट। एकदम साफ है।
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे। तीसरा, इसका एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन pH मीटर है। ये डिवाइस असल में H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन के कारण पैदा हुए वोल्टेज को नापता है और नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके उसे pH में बदल देता है। और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी कनेक्शन। और आखिर में हमेशा याद रखें कि जब Q1 तो E इक्वल और जब Q1 तो E E0 और जब सेल काम करना बंद कर दे तो E इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू K, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ये 3 कंडीशंस बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो ये थी नर्स्ट इक्वेशन की कहानी, जो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं बल्कि ये बताती है कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी का रिश्ता कितना गहरा, डायनामिक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल में देखा कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के फर्क से वोल्टेज पैदा हो सकता है। तो क्या हम इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन जगहों पर जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उस मैसिव सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल तरीके से बिजली पैदा कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।